नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss article number 144, 145, 146 and 147. प्लीज 144 की लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। ये कहां से क्वेश्चन पूछेंगे? नेवर इन मेंस। 144 पर मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। ये आर्टिकल की लैंग्वेज आ जाएगी आपके पास। ऑल अथॉरिटीज सिविल और जुडिशियल, सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। और शैल वर्ड क्या है? शैल मीनिंग देयर बाय व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर इशू कर दिया तो बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल every authority, whether civil means what, district magistrate, as claim, जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जुडिशियल अथॉरिटी है, जो वो सब बाउंड है सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूशन उसको हेल्प करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट मिस्टर एक्स, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंसर्न सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, व्हाटएवर, दे कैन नॉट डिनाई इट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इज बाइंडिंग ड्यूटी, दे विल हैव टू एक्ट। कोई सी भी जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, अभी कौन से उसमें आया था? कावेरी डिस्प्यूट पर आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पर आया था। ध्यान है, देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कावेरी, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन। अब स्टेट गवर्नमेंट की भी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो बाईपास करें। आया समझ नहीं? व्हाई दिस? ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात कहां लिखी है? कहां आएगा क्वेश्चन? ये मेंस में आएगा? कभी नहीं आएगा। बस ठीक है। इसके बाद में सिर्फ 145 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। क्या है? रूल्स ऑफ कोर्ट। रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां पर दी गई है? 145 में। अब यहां से फिर इट बिकम्स वेरी टेक्निकल, जहां जहां से हाईलाइट, इट्स क्वाइट लेंथी आर्टिकल, काफी लंबा होगा, देखो अपनी बुक्स में आप, तो वहां से क्वेश्चन आएगा इसमें, जहां जहां से हाईलाइट करना है। देखना कैसे आएगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट में from time with approval of the president। तो प्लीज हाईलाइट दिस। सुप्रीम कोर्ट में, और ग्रीन वाला को पढ़ो ऐसे ही, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। कि कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल मेकिंग पावर किसके पास है? ऑन द इज हु इज ऑन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल, पहली बात। सेकंड क्वेश्चन आइए, रूल मेकिंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? 145 में। सेकेंडली, कब रूल मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू व्हाट? विद द अप्रूवल ऑफ द, अप्रूवल किसका लेंगे? एंड इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो तीनों बातें आ गई कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है उसके अधीन रहते हुए, एक बात, प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर है। तो देखो तीन बातें हो गई, और ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? इन्हीं को घुमा देगा। सब्जेक्ट टू द ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, इन्हीं को लैंग्वेज में घुमा देंगे आपको। तो इसी तरीके से याद रखेंगे ओनली दिस पोर्शन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट साहब, रूल मेकिंग पावर इज विद सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145। नाउ कम टू दिस। यहां से यह है आपका, ये मिल पा रहा है आपको? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3, रूल्स मेड अंडर दिस आर्टिकल में फिक्स द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर एनी पर्पज। कि अगर किसी सिटिंग के लिए, किसी मैटर के लिए मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, है ना? तो ये बात कहां लिखी है? अब क्वेश्चन ये है, please go to your article 132 first. I show you. This was your article 132. 132 is regarding with what? Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court. कौन से केसेस में? Case involves a substantial question of law as to the interpretation of this constitution. सही? इस संविधान की व्याख्या से संबंध में यदि कोई प्रश्न है
विधि प्रश्न है तो अपील कहाँ जाती है? आर्टिकल 132 में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की इंटरप्रिटेशन की अगर अपील है तब, तो उसमें कितने नंबर जजेस बैठने चाहिए मिनिमम? आंसर इज 5. Minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding case involving substantial question of law as to this shall be 5. तो 5 को हाईलाइट कर लीजिए, इनको ऐसे करेंगे आप। तो ये बात कहाँ लिखी है? 145 में। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है, ये लैंग्वेज दे दी जाए तो कौन सा आर्टिकल है? 145। संख्या कितनी है? 5। कौन से मैटर्स में? रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैटर कौन सा है? एक्सेप्ट 132 डिड इट वेयर द कोर्ट हियरिंग इन अपील अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस अदर देन द आर्टिकल 132, यानी कि मैटर्स अदर देन रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैटर दूसरे हैं, मीन्स सिविल अपील हो गई, मीनिंग भाई क्रिमिनल अपील हो गई, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन अलग मैटर्स हो गए। और तब ये समझ में आता है ना, इन द कोर्स ऑफ हियरिंग, कि कोर्ट को ये लगता है कि इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न इन्वॉल्व हो गया है। अपील किस में आई विशाल? सिविल मैटर्स में। सिविल मैटर्स में आई, सपोज कीजिए कोई अपील, एक सिविल मैटर है, सिविल मैटर में अपील आ गई सुप्रीम कोर्ट में, और ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन मैंडेट क्या है? सच कोर्ट प्लीज शैल रेफर, उस सुप्रीम कोर्ट के जो वो बेंच है, दैट मैटर शैल बी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, दैट इज 5 जजेस बेंच के लिए। समझे? तो 2 मैटर आ गए। जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उनमें मैटर हियरिंग के 2 तरीके से आएंगे, या तो डायरेक्ट 132 में आ रहे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कौन सा आ गया? ड्यूरिंग हियरिंग सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ फेल्ट इट शुड बी रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 2 तरीके से पहुंचा वहां पर, कर लेंगे। एंड ऑल्सो 145 में आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लॉज 4, नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में जजमेंट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ये बात कहां लिखी है? 145 के 4 में। आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओपन कोर्ट का मतलब क्या है? इनसे पूछ रहा हूं, एनीवन? ओपन कोर्ट का मतलब क्या पवन? खुली कोर्ट, और मींस एक्सेसिबल टू पब्लिक। चैम्बर में जाकर डिसीजन प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि खुली मैदान में आएंगे, सुनो 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 हमें जजमेंट देते हैं। ओपन, दिस इज नॉट ओपन, दिस मींस व्हाट? एक्सेसिबल टू पब्लिक। तो जजमेंट जो डिलीवरी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो कब होगी? तो ओपन कोर्ट में होगी वो। एंड सेकेंडली, जब ऐसा होगा जैसे 5 जज बेंच है या 3 जजेस बेंच है, और वहां पर फिर जो जजमेंट कैसे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जजेस, उनकी जो मेजॉरिटी होगी उनके हिसाब से जजमेंट डिलीवर करा जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए एक बेंच, इन वन बेंच देयर आर 5 जजेस, फाइन, एंड 3 जजेस आर ऑफ द सेम ओपिनियन, इट मींस मेजॉरिटी में हो गया, तो जजमेंट विल बी गिवन एज पर देयर ओपिनियन नाउ। बट जो रिमेनिंग 2 हैं वो भी अपना डिसेंटिंग जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ, हमने, हमारी ओपिनियन क्या थी इसमें, हमारा जजमेंट क्या था। और अगर विद इन 3 वीक रिजल्ट सेम है, अगर उनकी बेसिस अलग है, जैसे केस आया था, कौन सा केस था? कैन यू गिव मी आंसर? आर्टिकल 12, सुखदेव वर्सेस भगत राम। सुखदेव वर्सेस भगत राम, इफ आई रिमाइंड यू, उसमें क्या बात कही गई थी? कॉन्करेंस जजमेंट था जज मैथ्यू साहब का, 4-1 मेजॉरिटी दिया गया था, याद आया? लेकिन लैंग्वेज क्या यूज की? डिसेंटिंग विद कॉन्करेंस, वो यही था। उन्होंने अपना अलग से टेस्ट दिया था बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन, कि भले ही मेजोरिटी का पार्ट भी है वो, लेकिन उनकी अगर अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन है, अलग ओपिनियन है,
तो वो अपना जजमेंट अलग से डिलीवर कर सकते हैं, बता सकते हैं हाँ मैं इस ओपिनियन का हूं अपनी इसमें बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। आई होप आप आज आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसको आप, नहीं? सो इस लाइन को याद रखें 145 में अगेन बढ़ा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। इस लैंग्वेज पर 145 से मल्टीपल टाइम्स फिल्म से क्वेश्चन आया हुआ है, जो हेडिंग शुरुआत हुई है 145 की, ठीक है जी? गेटिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? देन वेरी सिंपल, ऑलवेज इन फिल्म्स नेवर इन मेन्स ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्लीज हाईलाइट दिस पोर्शन, नोट सुप्रीम कोर्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये कौन से हैं? कोर्ट का एलमेद, कोर्ट का एसएओ जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, जो अदर जो कोर्ट की रनिंग के लिए ऑफिसर्स होते हैं ना कोर्ट में गए होंगे देखेंगे आपने, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। तो वहां पर ऑप्शन क्या मिलेगा प्लीज में आपको? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, भारी भरकम शब्द मिलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक ऑप्शन होगा। तो ये चीजें बड़ी आसान है आपके लिए। अभी जब 10 बुक्स एटलीस्ट आप प्रीलिम्स में देने जाएंगे सबको तैयार करके ना, तब सभी ऑप्शन एक जैसे लगेंगे आपको। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए पवन समझने की बात है, अभी लग रहा है बहुत आसान है, समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने याद नहीं किया इसको और बार बार रिवीजन नहीं किया तो वहां पर सभी लगेंगे। आप एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, है ना? वो जब बच्चा पढ़ता था तो पिक्चर दिखाई टिमटिमा रहे हैं तारे सब वो, तो जब ऑप्शंस आएंगे आपके सामने ABCD, आपको यही लगेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस अप्रूवल ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनको क्वेश्चन को रॉन्ग करोगे तो बहुत मेरिट नीचे आ जाएगी आपकी। तो व्हाट इज माय एडवाइस कि इनको पढ़ने के बाद इसको डेली घोटने पे लग जाओ सब, बिल्कुल, और डेली याद करो उसको, जब डेली डिस्कस करो उसको कि एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने गलत नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा गोल है 100% क्वेश्चन सॉल्व करना, मीन्स अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो प्रीलिम्स में हम लोगों को 20 में से 20 ही सॉल्व करने हैं, और वो तभी हो सकते हैं। हाँ, इससे बियॉन्ड नहीं करना, जितना मैंने पढ़ा दिया इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना कर लीजिए बस, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन सब। कर लेंगे तो कौन अपॉइंट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे साहब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेकंड क्लॉज में उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस कौन करेंगे, डिसाइड करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। कर लीजिए हाईलाइट इसको। एंड दिस इज 147, इट इज रिगार्डिंग 147 क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो आपको एक एक्ट समझ में आएगा, एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरा एक्ट कौन सा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जब कहीं भी इस उसमें हमने एक फ्रेज यूज किया है इंटरप्रिटेशन ऑफ द interpretation of the constitution, it means whenever we say interpretation of the constitution, then constitution as well as these two acts also, ये एक्ट भी उनमें सम्मिलित होंगे। केवल अगर ये हो, मान लीजिए now if there is a question relating to the interpretation of this act, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो कितने जजेस की बेंच सुनेगी इसको? 5, क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो दिस इज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। वी हैव रेड फ्रॉम 124 टू 147, और मैंने बहुत प्रिसाइसली आपको जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के वो सब करा दिए। अब इसके बाद में अगर इतना करने के बाद में कोई क्वेश्चन छूटता भी है ना, छूट न दीजिए, क्योंकि नोबडी कैन डू दैट। इतनी गहराई से पढ़ने के बाद में अगर आपने पेपर सॉल्व कर दिया वाला, तो अगर कुछ छूट भी जाता है ना, तो ये मान के चलिए कोई बिरला ही होगा जिसके भाग्य से उसने कुछ पढ़ रखा होगा, कोई मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। कर लेंगे आप ये? तो आई बिलीव आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आया होगा। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से याद करना है आपने इसको। बस ये जिन जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कराया, जहाँ जहाँ से बताया क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद दिस एडवाइस लेट्स एंड दिस टॉपिक।